हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते एक सप्ताह में दुनिया भर की प्रमुख जगहें जो चर्चा में थीं और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उनके लिए हम मानचित्र पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं जिसपे कि हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। इसी विश्वास के साथ चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमने बीते सप्ताह आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया था, यह भी मानचित्र पर आधारित ही है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38वीं समांतर रेखा से अलग होते हैं। दूसरा है कि दक्षिण कोरिया केवल उत्तरी कोरिया से स्थलीय सीमा साझा करता है। अब अगर आपको नक्शे का आइडिया है, मानचित्र में आपने कोरिया को देखा है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को, तो इसका जवाब देना बहुत ही आसान है, भले यह सवाल कितना कठिन लगता हो। विकल्प देखते हैं, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए, बात कोरिया की आई है तो यहां पर यह जो है 38वीं रेखा है, समानांतर रेखा है। यह कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। तो यह 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब बात आती है दूसरे स्टेटमेंट की। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो देखिए कि अलग करता है उत्तरी और दक्षिणी को, तो बिल्कुल अलग कर रहा है। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया है या साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। लेकिन यहां पे दक्षिण कोरिया केवल उत्तरी कोरिया से स्थलीय सीमा साझा करता है कि नहीं? तो देखिए, ये दक्षिण कोरिया है। अब इस दक्षिण कोरिया के आप अगर नीचे की तरफ देखें, यानी कि दक्षिण की तरफ और जाएंगे, तो कोई देश के साथ सीमा साझा करते हुए नहीं दिख रहा है। ना तो पूर्व में दिख रहा है, ना तो पश्चिम में दिख रहा है, सिर्फ उत्तर में दिख रहा है, जो कि उत्तर कोरिया, यानी कि किसी और देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ करता है। यहाँ पे देखिए जापान का सी है, यहाँ पे देखिए तो येलो सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट है दूसरा वह भी सही है, पहला भी सही है, तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन इसमें सही हैं। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है वह जुड़ा हुआ है हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। दोस्तों, भारत जो है बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो कोरोना के बाद से ही अपनी गति को लगातार मेंटेन करके आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई है, उस रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है कि अगर इस साल 7.2% की दर से जीडीपी वृद्धि होती है तो लगातार चौथा साल हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि शेयर मार्केट में भी उसने हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। अब सवाल यहां पे है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के 5 शीर्ष इक्विटी बाजार में शामिल नहीं है। कुल मिला के ये कि अगर हमें यह पता चल गया कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा कौन बन गया है, भारत बन गया है, किसको छोड़ा है? हांगकांग को। तो हांगकांग किस नंबर पे होगा? हांगकांग आपका होगा 5वें नंबर पे। तो फोर्थ पता है, फिफ्थ पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पता होगा, तो हमें यह पता चल जाएगा कि 4 में से एक जो चौथा होगा वही जो होगा शीर्ष 5 में नहीं होगा। तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन। इसमें अगर मैं सीधे उत्तर पे आऊं या आपको व्याख्या दिखाऊं, तो उसमें सबसे पहले उत्तर पे आते आते हम दोनों चीजें करते हैं कि देखिए, पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो चीन है, तीसरे नंबर पे है जापान का शेयर बाजार, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जैसे कि अभी बताया कि भारत का है, और 5वें नंबर पे हांगकांग हो गया है। तो ये बात तय हो गई कि 5 कौन है ये हमें पता है। तो इन पांचों में से देखिए तो जर्मनी का नाम आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो सही उत्तर क्या है? जर्मनी, यानी कि जर्मनी जो है शीर्ष 5 शेयर बाजार में शामिल नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें जाने के पहले एक आप चाहें तो देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में कितना बड़ा मार्केट कौन सा है। तो अमेरिका का आप देखें तो बहुत ही बड़ा है, ये आपको दिखेगा 50.86 ट्रिलियन डॉलर। फिर उसके बाद चाइना 8.44, जापान 6.33, इंडिया 4.33, हांगकांग 4.29, फ्रांस 3.11, यूके 2.96। अब आप देखिए सेकंड से लेके आगे के 5-6 देशों का भी आप मिला दीजिए ना, तो यूएस के बराबर हम नहीं पहुंच रहे हैं। तो यूएस का जो शेयर बाजार है वहां 2 शेयर बाजार हैं। आपको अगर नाम पता है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो चिंता मत कीजिए। आगे अगला सवाल देखते हैं।
हाल ही में स्विट्जरलैंड और भारत 16 वर्षों तक चली वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। अब उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, अब आपको देखते हुए स्विट्जरलैंड के बारे में आइडिया लग जाएगा कि निम्नलिखित अवस्थिति पर विचार कीजिए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग और सर्बिया। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश हैं। केवल 3, केवल 4, केवल 5 या सभी 6। इसका जवाब आप तभी देंगे जब आपको पता रहेगा कि 6 में से वो हैं कौन, 3 कौन से हैं। बात इससे तो नहीं बनेगी कि केवल 3, केवल 4। वो 3 है कौन, वो 4 है कौन, वो 5 है कौन, या 6 के 6 हैं, तो ये बात पता रहे। अब चलिए देखिए, इसका सही जवाब ढूंढने के पहले हमें देखना होगा स्विट्जरलैंड कहाँ पे है यूरोप में। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। अब देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक एक करके ढूंढने का प्रयास करते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। अब आप देखिए, जर्मनी ये है, सीमा यहाँ पे साझा कर रहा है। फ्रांस ये है, सीमा यहाँ पे साझा कर रहा है। फिर देखिए इटली ये है, सीमा यहाँ साझा कर रहा है। फिर देखिए ऑस्ट्रिया ये है और सीमा यहाँ पे साझा कर रहा है। अब जर्मनी, फ्रांस, इटली यूरोप की बहुत बड़ी शक्तियां हैं जो स्विट्जरलैंड के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती हैं सीमा साझा करते हुए। और ऑस्ट्रिया भी कुछ समय पहले तक यूरोप की एक बहुत बड़ी शक्ति रहा है, काफी समय तक। तो इस वजह से 4 बड़ी शक्तियों के बीच में स्विट्जरलैंड जैसा देश है, जो कि इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े महायुद्ध हुए, लेकिन आप देखेंगे तो कहीं पर भी स्विट्जरलैंड किसी युद्ध में शामिल नहीं दिखाई देता है। तो यही इसकी एक खास बात है कि यह किसी युद्ध में शामिल आपको नहीं दिखेगा, जबकि इतने बड़े युद्ध से जुड़े हुए देशों के बीच में हमेशा अपने आप को बनाकर रखने में सफल रहा है। तो यहां पर जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया दिख गए और लग्जमबर्ग और सर्बिया हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वही यहां पर नहीं है। एक और देश है जो स्विट्जरलैंड के साथ सीमा बनाता है, उसको देखने के लिए यहां पर देखिए, छोटा सा देश है लिंचेस्टीन। तो लिंचेस्टीन भी स्विट्जरलैंड के साथ बनाता है। तो कितने देश हैं? 5 देश हैं जो सीमा बनाते हैं। 4 तो हमारे विकल्प में मौजूद हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और ऑस्ट्रिया है और लिंचेस्टीन है। अब बचते हैं लग्जमबर्ग और सर्बिया, ये दोनों नहीं है। तो यहां पर विकल्प के हिसाब से स्विट्जरलैंड के कितने पड़ोसी देश हैं? तो यहां पे हम कहेंगे 4 हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, उसको और करीब से आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, यहां भी फ्रांस का क्षेत्र है, जर्मनी है और यहां पे देखेंगे छोटा सा लिंचेस्टीन है। अगला सवाल है तंजानिया से जुड़ा हुआ। हाल ही में खबर आई कि तंजानिया के सहयोग से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट भारत विक्टोरिया झील के कायाकल्प हेतु काम कर रहा है। अब यहाँ पे भारत का यह जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, वह काम कर रहा है तंजानिया के सहयोग से। अब यहाँ पे सवाल को जानने के लिए पहले इसको देखिए, निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। केन्या, तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी, ये 4 देश के नाम अगर देखते ही आपको इनकी अवस्थिति का अंदाजा हो रहा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घबराने की बात नहीं। अभी हम उत्तर तक पहुंचेंगे। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने देशों में विक्टोरिया झील का विस्तार है। अब यहां पे देखिए 1, 2, 3 या सभी के सभी 4। इसमें उत्तर में जाने के पहले हमें विक्टोरिया झील के बारे में जानना जरूरी है। ये देखिए विक्टोरिया झील जो है, इसका निर्माण भ्रंश घाटी के बनने से नहीं हुआ है। आप देखें तो रिफ्ट वैली दोनों तरफ मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है और बीच में विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन इसका निर्माण भ्रंशंस की वजह से नहीं हुआ है। अब यह जो विक्टोरिया झील है, इसके लिए हमें यह जानना होगा कि यह किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है, तभी हमें जवाब से हमारा मिलेगा। तो आप देखेंगे तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं, TUK, टुक। अब TUK में क्या आ जाएगा? तंजानिया, केन्या, युगांडा। तो टी से तंजानिया, यू से युगांडा और के से केन्या, TUK। अब बीच में देखें तो यहां पर आपको मिलेगा विक्टोरिया झील। अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारे पास जो विकल्प थे, तो तंजानिया था और केन्या था, लेकिन अब यहां पे देखिए रवांडा है, लेकिन जो यहां पे विक्टोरिया झील के साथ जुड़ा हुआ है वह युगांडा है। तो डा है तो है लास्ट में, लेकिन वह रवांडा नहीं है, युगांडा है। अब हम कह दें 3, तो 3 नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है कि हमें बताना है उपयुक्त में से कितने देशों में विक्टोरिया झील का विस्तार है। तो ऊपर के हिसाब से तो सिर्फ 2 ही है, केन्या और तंजानिया। रवांडा और बुरुंडी तो नहीं है। रवांडा और बुरुंडी अगर आप जानना चाहते हैं कहां पे है, तो आपको वो भी दिख जाएगा।
यहाँ पे आप देखिए ये है रवांडा और ये है बुरुंडी, और ये जो है इनका विस्तार विक्टोरिया झील तक हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उत्तर में यहाँ पे जो रखेंगे वह रखेंगे केवल 2 उपयुक्त विकल्प के हिसाब से, नहीं तो 3 देश हैं, TUK, तंजानिया, युगांडा और केन्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो जुड़ा हुआ है, चीन के एक अनुसंधान जहाज जियोंग यांग होंग 03 मालदीव की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निगरानी बढ़ा दी है। अब थोड़ी सी समझ लेते हैं हिंद महासागर की अवस्थिति के बारे में कि निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। ईरान, इराक, फिलीपींस, वियतनाम, सूडान और दक्षिणी सूडान। आपको क्या बताना है कि उपयुक्त में से कौन से देश हिंद महासागर या इसके खाड़ियों सागरों के तट पर स्थित हैं। अब यहां पे देखिए फिर से सवाल को, उपयुक्त में से कौन से देश हिंद महासागर या इसके खाड़ियों या सागरों के तट पर स्थित हैं। जो खाड़ियां हैं और जो सागर हैं वह दरअसल महासागर का ही विस्तार है। तो हिंद महासागर के विस्तार में कौन सी खाड़ी आती है, और इसके अलावा खाड़ी के साथ साथ कहा जाए कौन कौन से सागर आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही जवाब तक पहुंचेंगे। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। तो चलिए नक्शे पर आते हैं। ये आपका इंडियन ओशन मुख्य रूप से जो क्षेत्र है। अब इसका विस्तार आप देखें तो यहां पर भी आगे देखने को मिलेगा। अब देखिए देशों की तरफ बढ़ते हैं। देश आप देखिए ईरान, इराक, यहां पर देखिए ये ईरान है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और इसका विस्तार आगे यह इंडियन ओशन तक है, यानी कि इंडियन ओशन का आगे का क्षेत्र यही है, पर्शियन गल्फ है। अब इसी तरह से इराक भी देखिए पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इंडियन ओशन से जाके मिलेगा। तो ईरान और इराक ये दोनों तो हमें मिल गए, 1 और 2। अब फिलीपींस, वियतनाम देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर वियतनाम है और यहां पर फिलीपींस है। अब ये इंडियन ओशन में आएंगे या नॉर्थ पैसिफिक ओशन, या तो सीधे सीधे कहें पैसिफिक ओशन में आएंगे, ये एक सवाल जरूर बनता है। तो यहाँ पे खास बात आपको ध्यान रखनी है कि हिंद महासागर का विस्तार कहां तक है और कहां से फिर पैसिफिक ओशन शुरू होता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इंडोनेशिया का जो जावा सुमात्रा का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र, इसको आप ऐसे लाइन की तरह मान लीजिए। अब इसके आगे का जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है वह पैसिफिक ओशन, और इसके पीछे का जो क्षेत्र है इसको इंडियन ओशन कह सकते हैं। तो उस हिसाब से फिलीपींस और वियतनाम देखें तो पैसिफिक ओशन के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह तो नहीं होगा। अब देखिए अब हमारे पास कौन सा बचा है, वियतनाम कट गया, फिलीपींस कट गया, सूडान और दक्षिणी सूडान बचा है। अब चलिए देखते हैं सूडान को। तो यहां पर आप देख सकते हैं सूडान, और यहां पर क्या है, लाल सागर। लाल सागर इंडियन ओशन का ही विस्तार है। अब आप देखें तो दक्षिणी सूडान यहां पर है, और यह किसी भी वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है, ना खाड़ी से, ना सागर से, ना सीधे किसी महासागर से। तो यह दक्षिणी सूडान तो नहीं होगा, लेकिन सूडान होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ईरान, इराक तो था ही, जो पर्शियन गल्फ के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ रहा था, और सूडान भी लाल सागर के माध्यम से। तो इस तरह से 1, 2 और 5 यानी कि सी हमारा सही उत्तर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अगले सवाल को हम अगर जाने तो उसमें फ्रांस की बात आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, फ्रांस को समझने के लिए अच्छा सवाल बनेगा। पहले न्यूज समझिए कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, और इससे यह बात भी जाहिर हुई कि भारत और फ्रांस के रिश्ते एक बहुत अच्छी पटरी पर हैं, गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है और आगे बढ़ रही है। सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंडोरा फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित एक भू आबद्ध देश है। फिर उसके बाद पेरिस सी नदी के मुहाने पर स्थित है। फिर तीसरा कथन है सी नदी का मुहाना बिस्के की खाड़ी में स्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि कौन से कथन गलत है, हमें यह बताना है। तो 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, या उपयुक्त सभी। अब यहां पे थोड़ी विकल्प की तरफ आने के पहले हम एक बार नक्शे पे देखते हैं। यह फ्रांस है। अब फ्रांस में सीन नदी तो है, ये देखिए ये सीन नदी है, बहते हुए यहाँ पे इंग्लिश चैनल की तरफ जाते हुए दिख रही है। अब इसी सीन नदी के किनारे बसा है पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी। अब स्टेटमेंट की तरफ वापस आते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पेरिस सीन नदी के मुहाने पर स्थित है। और हम नक्शे पर क्या देखते हैं
कि यहाँ पर पेरिस है और सीन नदी के किनारे तो है, मुहाने पर नहीं है। मुहाने पर ला हावरे यह क्षेत्र आता है, और ध्यान से देखिए तो यह ला हावरे लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो मुहाने पर सीन नदी के कौन सा है, ला हावरे। सीन नदी फ्रांस की महत्वपूर्ण नदी में से एक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि मुहाने पर पेरिस नहीं है बल्कि किनारे है, मुहाने पर तो ला हावरे है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सीन नदी का मुहाना बिस्के की खाड़ी में स्थित है। अब फिर से फ्रांस को देखिए, तो ये इंग्लिश चैनल है और ये मुहाना है, तो सीन नदी का मुहाना इंग्लिश चैनल पर है। अब बिस्के की खाड़ी कहां पे है, तो बे ऑफ बिस्के, इसी को बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। तो देखिए कितना कहां अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई संबंध नहीं है। तो दूसरा के साथ साथ तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। एंडोरा फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित एक भूआबद्ध देश है। अब देखिए यहाँ पे एंडोरा कहां पे है, यहां पर है यह छोटा सा देश एंडोरा, और ये है फ्रांस और ये है स्पेन, और इन दोनों के बीच में ही एंडोरा स्थित है। अब मजे की बात यह है कि जो एंडोरा है बहुत छोटा सा देश है, यहाँ की शासन व्यवस्था भी बाकी देशों से सामान्यतः अलग दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सस्ता स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। जो भारतीय पर्यटक हैं जो विदेश जाते हैं घूमने के लिए, यूरोप जाते हैं, स्विट्जरलैंड थोड़ी उनको अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है, और स्विट्जरलैंड जैसी जो सुविधाएं हैं यानी कि देखने के जो स्थल हैं, कुछ नज़ारे हैं, मिलते जुलते यहाँ पे मिल जाते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। तो कुछ लोग इसे सस्ते स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। नाम क्या है, एंडोरा। तो याद रखिएगा कहाँ पे है, पेरिस और स्पेन के बीच में है। कभी आपको जाना हो तो आप यहाँ पर चले जाइए घूमने के लिए, सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी है। अब बात आती है इस सवाल के जवाब की। तो इस सवाल के जवाब में अगर पहला स्टेटमेंट ही सही है और क्या पूछा है कि कितने कथन सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल देखिए जुड़ा हुआ किससे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार, याद रखिएगा अपने आप में बड़ी बात है कि पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है, जिस पर मानवाधिकार संगठनों द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। देखिए दुनिया भर में सजा देने का यानी कि मृत्युदंड देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कहीं पे फांसी दी जाती है, कहीं पे इंजेक्शन के माध्यम से सजा दी जाती है, और अभी एक नया तरीका नाइट्रोजन गैस देने का है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस देने से जो मृत्यु होगी वह काफी तकलीफ वाली होगी। तो इस पर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिकी क्षेत्र नहीं है, हमें बस ये जानना है। अमेरिकी सामोआ, गुआम, प्योर्टो रिको और नाउरू। नाउरू अब इसमें से कौन सा नहीं है, ये जानने वाली बात है। कुछ लोग सोच लेंगे कि अमेरिकी सामोआ लिखा है, यही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब यही होगा कि यही अमेरिका का नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उत्तर तक आराम से पहुंचेंगे तभी हम सही जवाब जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर है प्यूर्टो रिको। अब यह प्यूर्टो रिको देखिए, जो यहां पर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक को हम कहते हैं ग्रेटर एंटलीज और एक को हम लेजर एंटलीज कहते हैं। तो ग्रेटर एंटलीज का ही पार्ट है आपका प्लूटो रिको। यह जो है प्लूटो रिको अमेरिका का क्षेत्र है, तो याद रखिएगा यह यूएस का है। उसके बाद फिर आ जाइए गुआम, यह आपका पैसिफिक ओशन में है और यह भी जो है अमेरिका का क्षेत्र है। फिर उसके बाद अमेरिकन सामोआ, यह भी पैसिफिक ओशन में है और यह भी एक तरह से आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अमेरिका का ही क्षेत्र है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिसकी बात हुई थी अमेरिकन सामोआ, यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया से पूर्व की तरफ और आएंगे तो पैसिफिक ओशन में ही मिलेगा। और अमेरिकन सामोआ क्या है, सामोआ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और नाम से, सामोआ नाम से द्वीप मौजूद है। सामोआ बहुत सारे द्वीपों का समूह था। उन समूह में से एक समूह पर अमेरिका ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, अधिकार बना लिया, और उसका नाम पड़ गया अमेरिकन सामोआ। तो अमेरिकन सामोआ, उसके अलावा प्यूर्टो रिको, और उसके अलावा एक और नाम गुआम, ये तीनों हमें मिल गए। अब यहां पे नाउरू हमें नहीं मिलता है। नाउरू देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको। अब नाउरू जो आपको दिखता है यहां पर, यह भी पैसिफिक ओशन में ही दिखाई देगा। अब दिक्कत की बात यह है कि नाउरू जो है बहुत छोटा सा देश है, और एक ऐसा देश है जहां पर
गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है, वहाँ की स्थिति, आर्थिक स्थिति लोगों की खराब होती जा रही है, उसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब कि रेशियो के मामले में देख लें या तो कहें परसेंटेज के, टोटल पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा मोटे लोग यहीं नाउरू में हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत अच्छे खान-पान की वजह से, दरअसल खान-पान यहाँ पर बहुत ही खराब किस्म का है, इस वजह से यहाँ के लोग मोटे हैं। जो अनाज, जो खाना डंप करने की स्थिति में दुनिया भर का हो जाता है, वो इस क्षेत्र के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। नाउरू देश के लोगों को वह प्राप्त हो रहा है और वे वो खाना खा रहे हैं। उसके पीछे की बात यह है कि यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर फास्फेट की माइनिंग होती थी नाउरू में। याद रखिएगा, फास्फेट की माइनिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे उस दौरान जब फास्फेट की माइनिंग अच्छी हो रही थी, तो लोगों के लिए बहुत अच्छे विकल्प मौजूद थे, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, धन की कोई कमी नहीं थी, खान-पान, लाइफ़स्टाइल सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक टाइम के बाद फास्फेट की उपलब्धता समाप्त हो गई और जैसे उसकी उपलब्धता समाप्त हुई, उसके लिए समस्या उत्पन्न हो गई। वहाँ पर कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं बनी थी कि लोगों के पास रोजगार हो या धन की पर्याप्त उपलब्धता हो या तो उस देश के पास, और ऐसी जगह पर वह मौजूद भी है कि पर्यटन के लिए बहुत ही उपयुक्त नहीं माना जाता है, तो दुनिया भर के लोग वहां घूमने भी नहीं आ रहे हैं। अब इसी वजह से यह देश जो है चर्चा में था फास्फेट की वजह से, लेकिन अभी यहाँ पे फास्फेट की माइनिंग बंद हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने काफी लंबे समय तक यहाँ पर अपना अधिकार बनाए रखा है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया की कुछ जेल यहाँ पर इस क्षेत्र में, नाउरू में मौजूद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल है, केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति JETCO की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, जेट को। अब देखिए इससे सवाल क्या बनता है, निम्नलिखित कैरिबियाई द्वीपों को उनके क्षेत्र के यानी कि क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो बढ़ते क्रम में है, थोड़ी सी इसको बदल लीजिएगा, बढ़ते की जगह इसको कर लीजिएगा घटते क्रम में, तो सवाल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी टाइपिंग की। तो निम्नलिखित कैरिबियाई द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते की जगह घटते। क्या है? क्यूबा, जमाइका, हिस्पैनियोला और प्यूर्टो रिको। चलिए मैं नाम लूंगा और आप खुद बताएंगे कि कौन सा किस क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में। विकल्प मौजूद हैं 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 3 4 2 और 1 4 3 2। चलिए देखते हैं। अब देखिए ग्रेटर एंटीज में ये सारे के सारे हमें दिखाई देंगे। तो अब आप देखिए, तो एक तरफ कैरेबियन सी है, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है, उसी के बीच में ग्रेटर एंटीज दिखाई देगा। तो आप देखिए क्यूबा, क्या ये सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है? उसके बाद हिस्पैनियोला, इसमें दो देश हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। फिर उसके बाद देखें तो आपको जमैका या प्लूटो रिको दिखाई देगा। तो पहले नंबर पे है क्यूबा, दूसरे नंबर पे है दूसरे नंबर पे हिस्पैनियोला। तो ये आपका पहला, फिर हिस्पैनियोला दूसरा। तो अब देखिए 1 और 3 कहाँ पे है? 1 और 3 आपको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। फिर उसके बाद आपको जमैका और प्यूर्टो रिको, फिर आपको मिलेगा जमैका और प्यूर्टो रिको। तो इस प्रकार से हमारा जवाब हमें मिल चुका है। हमारा जवाब है 1 3 2 और 4। तो कहाँ पे है? 1 3 4 2 और 1 3 2 4 है, तो 2 4 वाला हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखिए, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, और करंट अफेयर अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हैं तो ये जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंगटाड ने वैश्विक व्यापार के समक्ष आ रही बाधाओं पर चिंता प्रकट की है। अब ये खबर को आप भूल जाइए, मान लीजिए इससे आपको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। नीचे दी गई तालिका के एक तरफ समुद्री व्यापारिक मार्गों का उल्लेख है, जबकि दूसरी तरफ उनके हाल के समय में चर्चा में रहने के कारणों का उल्लेख किया हुआ है। इन्हें सुमेलित कीजिए। एक तरफ समुद्री व्यापारिक मार्ग हैं और दूसरी तरफ चर्चा में रहने के कारण हैं। अब देखिए, लाल सागर भू राजनीतिक तनाव, काला सागर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, पनामा नहर जहाजों पर हालिया हमले। हमें कूट चुनना है कौन सा सही है, किसके सामने कौन सा होना चाहिए। तो लाल सागर देखिए, यहाँ पर अभी हमने कई बार जिक्र किया होगा, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, हैती समुदाय के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, यमन के जो हैती हैं, तो जहाजों पर हमले जो हो रहे हैं, यानी कि सी हो गया, पहले का सी। ठीक है, अब पहले का सी आप देखिए तो कहाँ पे है? डी में है और सी में है। उसके बाद दूसरा देखिए, काला सागर और पनामा नहर।
काला सागर के लिए बात करें तो काला सागर में भू राजनीतिक तनाव है, यानी कि ए हो गया, दूसरे का ए। अब दूसरे का ए कहां पे है, तो दूसरे का ए आपको सी में मिलेगा, तो तीसरे का अपने आप आपको मिल गया है। पनामा का बी होगा, पनामा नहर का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। तो यह तो हमें जवाब मिल गया, अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको अंदाजा लग रहा होगा, लेकिन अब इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। अब आप देखिए बात को, सबसे पहले हम एक तरफ से शुरुआत करते हैं, पहले वाले से, लाल सागर। अब देखिए लाल सागर में यहां पे हमले हो रहे हैं यमन के हैती समुदाय के द्वारा, और यह जो जहाजों पर हमले हो रहे हैं इससे जो एक तरह से कहा जाए तो सप्लाई चेन दुनिया भर की प्रभावित हो रही, क्योंकि दुनिया का 12% व्यापार यहां पर जो स्वेज नहर है उसके माध्यम से पूरा होता है। तो अब लाल सागर पर हमले हो रहे हैं, और ये जो हमले हो रहे हैं इसके पीछे की जो वजह है वह क्या है, हैती समुदाय जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं। तो ये पहले का तो सी तय हो गया। काला सागर का भू राजनीतिक तनाव का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी जो है यूक्रेन और रूस के युद्ध के से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इस वक्त यही दोनों देश हैं जो इससे लगे हुए हैं, और इस वक्त जो है एक तरह से भू आबद्ध हो गया है यूक्रेन, क्योंकि जो रूस है उसने काले सागर पर अपने आप को बढ़त बना के रखा हुआ है और दबाव रूस के ऊपर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है पूरी जो मारामारी चल रही है रूस और यूक्रेन की वजह से, दबाव यानी कि एक बहुत ही अशांत स्थिति जो बनी हुई है कह सकते हैं। यह अशांत स्थिति बनी किसकी वजह से है, रूस और यूक्रेन की वजह से, और यही बात कह रहा है भू राजनीतिक जो तनाव की स्थिति है, तो यह हो गई। अब पनामा नहर में देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जो मैंने बात की उसका मतलब यह है कि पनामा नहर के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो पनामा नहर के माध्यम से जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं उसमें दिक्कत क्या हो रही है, अटलांटिक से ओशन में आने में, पैसिफिक ओशन में, उसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो पनामा नहर का जल स्तर है वो नीचे चला गया है। तो जब कोई जहाज जाता है तो उसमें बड़े ही ध्यान से तकनीकी का सहायता का उपयोग किया जाता है, और उस तकनीकी सहायता से पानी के जल स्तर को ऊपर उठा के उस नहर में, पनामा नहर में, फिर उसको आगे छोड़ा जाता है। फिर पीछे से कोई जहाज आता है, फिर पानी का जल स्तर ऊपर उठाया जाता है, फिर उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो पानी का जल स्तर मानव की प्रक्रिया के द्वारा बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वर्तमान में वहां का जल स्तर नीचे गया है। तो यह जलवायु परिवर्तन के कारण से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उत्तर हमें मिल चुका है सी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह इकोवास से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। अब इन देशों में एक खासियत है, खासियत मतलब कि एक खास वजह से ये तीनों देश एक खास समानता रखते हैं, और ये देश 3 से ज्यादा हैं, यहाँ पर 3 हैं, वैसे तो एक जो खास समानता रखते हैं उस तरह के कुल 8 देश है। कौन से हैं बाद में देखेंगे, पहले सवाल देखते हैं। हाल ही समय में बुर्किना फासो, माली और नाइजर निम्नलिखित में से किस कारण से खबरों में बने रहे? ग्रीष्म ऋतु में भीषण वनाग्नि की घटनाओं के कारण, जैव विविधता में अचानक तीव्र कमी देखे जाने के कारण, नाटो देशों के द्वारा सैन्य कार्रवाई किए जाने के कारण, और डी है सैन्य तख्तापलट के बाद लगे प्रतिबंधों के कारण। तो यहां पर जो सही जवाब है वह है डी, सैन्य तख्तापलट के बाद लगे प्रतिबंधों के कारण। अब एक बात याद रखिएगा, सैन्य तख्तापलट इन 3 देशों में नहीं हुआ है, कुल 8 देशों में देखने को मिलता है, और यह लगातार अलग अलग देशों के मामले में जो खबरें आई हैं दुनिया भर से, वह स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अलग अलग देशों के नाम अलग अलग खबरों के हेडलाइन में आपको दिख जाएंगे। बुर्किना फासो दिखेगा, नाइजर दिखेगा, उसके अलावा फिर और आइए माली दिखेगा और गिनी दिखेगा, फिर उसके अलावा और आगे बढ़ेंगे तो चाड दिखेगा, सूडान दिखेगा, उसके अलावा और आगे आएंगे तो देखेंगे तो कुल मिला के 8 कंट्रियों के बारे में यह बात कही गई है। तो कौन कौन सी है उसको एक बार जरा आसानी से देख लेते हैं। एक तो ऐसी है जो एशिया में है, वह कौन सी है, म्यांमार है। यहाँ पे तख्तापलट की खबर हमने सुनी। उसके अलावा बाकी सारी आप देखेंगे तो यह सब आपको कहाँ दिखेंगी, अफ्रीका में दिखेंगी। अफ्रीका में आप देखिए गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड, सूडान और गैबोन। अब यहाँ पर देखिए ये वो क्षेत्र हैं जो कि तख्तापलट से प्रभावित हुए हैं, और इसी वजह से कुछ ऐसी स्थिति बनी कि इन पर प्रतिबंध भी लगा, और उन प्रतिबंधों की वजह से उन्होंने खुद को ही अपने आप से ही इकोवास से 3 देशों ने देखिए हाल ही में अलग कर लिया है। तो यह तो याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि हाल ही में पूर्वोत्तर जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया गया।
तो इसी वजह से अब थोड़ी सी हम जॉर्डन को जान लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉर्डन के अतिरिक्त अकाबा की खाड़ी के तट पर स्थित दोनों एशियाई देश जॉर्डन के पड़ोसी भी हैं। और दूसरा है, जॉर्डन इजराइल, लेबनान और सीरिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। आपको क्या बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब चलिए देखिए सवाल को। जॉर्डन के अतिरिक्त अकाबा की खाड़ी के तट पर स्थित दोनों एशियाई देश जॉर्डन के पड़ोसी देश भी हैं। अब चलिए देखते हैं। अब इस नक्शे पर आप देखें तो ये आपको जॉर्डन दिखाई देगा। अब यहां पर अकाबा की खाड़ी है, इस क्षेत्र में जहां पर मैंने लाइन खींची उतने में ही है। चलिए मिटा देता हूं। तो यहां पर अकाबा की जो खाड़ी है उससे एशियाई देश जो दो लगे हुए हैं वो कौन से हैं? एक तो आपका है सऊदी अरब और दूसरा जो है इजराइल है। और ये दोनों जॉर्डन के साथ सीमा बनाते हैं। और एक जो देश है वह है इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप है। अब आप देखें तो इजिप्ट तो को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो जॉर्डन के साथ सीमा बना रहा है वह कौन सा बना रहा है? वह बना रहा है सऊदी अरब और इजराइल, और दोनों के दोनों एशिया के हैं। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कहता है कि अकाबा की खाड़ी के तट पर स्थित दोनों एशियाई देश जॉर्डन के पड़ोसी भी हैं। तो बिल्कुल हैं, इजराइल भी है और सऊदी अरब भी है। अब उसके बाद यानी कि पहला तो सही है। दूसरा देखिए, जॉर्डन इजराइल, लेबनान और सीरिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तीन देशों की बात की है, इजराइल, लेबनान और सीरिया। चलिए देखते हैं। ये आपका जॉर्डन है। अब यहां पे देखिए, इजराइल के साथ तो करता ही है, पहले स्टेटमेंट से साबित हो गया था यह। उसके बाद आप देखें तो सीरिया के साथ भी करता है इस क्षेत्र में। अब लेबनान को अगर आप देखें तो लेबनान जो है इजराइल और सीरिया को अगर हम मिला दे देखिए तो उसके और उत्तर की तरफ जाएंगे तो लेबनान इतने में है और यहाँ पर इजराइल है और यहाँ पे सीरिया है। और जॉर्डन और लेबनान के बीच में इजराइल और सीरिया दोनों आ जाते हैं। तो इसी वजह से लेबनान जॉर्डन तक पहुंच नहीं पाता है। तो अगर लेबनान पहुंच नहीं पा रहा है, इजराइल और सीरिया जॉर्डन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से तो सही नहीं है। आधा ही सही है, यानी कि पहला ही सही है। तो हम क्या कहेंगे? केवल एक कथन इसमें सही है, यानी कि ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो सवाल है 2018 में सेट ए में यूपीएससी में पूछा जा चुका है और यह महत्व दिखाता है कि इस तरह से मानचित्र पर आधारित जो सवाल होते हैं इनका अभ्यास कितना जरूरी है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर और उससे देश: अलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसुल फिलिस्तीन और मजार ए शरीफ अफगानिस्तान। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन से इसमें युग्म सही सुमेलित हैं। एक और दो, एक और चार, दो और तीन, तीन और चार। चलिए नक्शे पर देखते हैं। अब आप देखिए, यह सीरिया है और यहाँ पे है अलेप्पो। तो यह तो सही हो गया पहला वाला। फिर किरकुक और मोसुल को देखते हैं। अब देखिए किरकुक और मोसुल, तो ये किरकुक यहाँ पे है और मोसुल यहाँ पे, और ये दोनों कहाँ पे हैं? इराक में है। किरकुक और मोसुल दोनों ही इराक में है, ना कि यमन और फिलिस्तीन में है। तो इन दोनों के लिए किरकुक और मोसुल इराक हो गया। तो इसका मतलब ये युग्म तो हमारा गलत हो गया। चौथा, मजार शरीफ सही है कि नहीं? मजार शरीफ जो है वह अफगानिस्तान में है। तो याद रखिएगा, इस अफगानिस्तान में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो आगे आके देखते हैं अफगानिस्तान में। तो मजार शरीफ एक प्रोविनेंस है, तो यह अफगानिस्तान में है, यह बात भी सही है। तो पहला वाला और अलेप्पो सीरिया में था और मजार शरीफ अफगानिस्तान में था, ये दो युग्म सही साबित होते हैं। तो हम कहेंगे कितने युग्म इसमें सही हैं? तो एक और चार, यानी कि ऑप्शन हो गया बी, ये हमारा सही जवाब है। अब यहां तक बात अगर आ ही गई है तो अब चलिए आगे बढ़ते हुए अंत में एक हम अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि काला सागर के क्षेत्र में भू राजनीतिक स्थितियां व्यापार के प्रतिकूल हुई तो भारत रूस व्यापार में परिवहन व्यय बढ़ जाएगा। दूसरा देखिए, मरमरा सागर और स्वेज नहर से गुजरने वाली समुद्री मार्ग रूस को भारत से जोड़ने वाला सबसे छोटा जलमार्ग है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, केवल कथन एक सही है। और चौथा है यानी कि डी, केवल कथन दो सही है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, चाहे तो सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।
जल्द ही मिलेंगे, इस पर अगले एपिसोड में हम चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।